अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है साइको सोशल असेसमेंट। साइको सोशल असेसमेंट क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट हैं जो साइको सोशल असेसमेंट में हम कवर करेंगे, वो हम जो है वो देखेंगे। सबसे बात पहले की जाए तो असेसमेंट, जैसे हम सबको पता है कि नर्सिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक फर्स्ट पार्ट होता है जिसे आप कहते हो असेसमेंट, जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हो। आपने इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जो आपने पेशेंट से लिया है, इधर सब्जेक्टिव डाटा या ऑब्जेक्टिव डाटा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करके आप उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो डायग्नोज बनाते हो। आम जो है वो डेली जो, अगर आप एक फिजिकल पेशेंट की बात करो जो कोई फिजिकल इलनेस के साथ आया, तो उसमें नॉर्मली जो है वो, जब आप जो है उस पेशेंट पे जो है वो नर्सिंग प्रोसेस उसका बना रहे होते, तो आप सबसे पहले असेसमेंट करते हो। इसी तरह अगर आपके पास साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ सेटिंग में या मेंटल हेल्थ सेटअप में कोई पेशेंट आया, तो उसकी जो आप असेसमेंट करते हो उसे कहते हैं साइको सोशल असेसमेंट। यानी आपके पास अगर साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ सेटिंग में जो है वो कोई पेशेंट आया है या आपने पेशेंट की मेंटल हेल्थ को असेस करना है, तो उसके लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको कहते हैं साइको सोशल असेसमेंट। साइको सोशल असेसमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आप पेशेंट के मेंटल हेल्थ को जो है वो एवेलुएट करते हो, साथ साथ उसकी सोशल वेलबींग को भी जो है वो एवेलुएट करते हो। अब नेक्स्ट आपको कुछ पर्पसेस बताएं कि साइको सोशल असेसमेंट के जो है वो पर्पसेस क्या हैं। सबसे पहला कि थ्रू साइको सोशल असेसमेंट हमें एक पिक्चर पता चल जाती है, हम एक पिक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम करंटली जो है वो क्लाइंट की इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है और उसके बिहेवियरल फंक्शन क्या है, जिससे ईजीली हम आगे फर्दर एवेलुएट कर सकते हैं इधर पेशेंट को कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है या नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है, या उसके कोई बिहेवियरल जो है वो जो फंक्शनिंग है वो कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो फिर नेक्स्ट प्लान जो है वो कर सके कोई इंटरवेंशन। सेकेंड का मेन पर्पस ये है कि हमें फ़ायदा होता है साइको सोशल असेसमेंट से, कि आगे इसके ज़रिए आप एक प्लान ऑफ केयर को जो है वो डेवलप करते हैं। जब आपने प्रॉपर तरीके से पेशेंट को असेस किया होगा, आपको पता होगा कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, आप उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो प्लान ऑफ केयर को डेवलप कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मेन पर्पस इसका आ जाता है कि आपको एक थ्रू साइको सोशल असेसमेंट आपको एक क्लिनिकल बेस लाइन जो है वो पता चल जाती है, बेस लाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके थ्रू आप एवेलुएट कर लेते हो कि इधर जो आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे थे वो इफेक्टिव है या नहीं, जो आपने इंटरवेंशन पेशेंट को दी थी वो इफेक्टिव है या नहीं, या उसमें जो है वो क्लाइंट के अंदर कोई जो है वो उसकी हेल्थ में कोई प्रोग्रेस आया है या नहीं है। तो थ्रू साइको सोशल असेसमेंट जो है वो आप ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको एक करंट पिक्चर बताती है क्लाइंट की इमोशनल स्टेट के बारे में, मेंटल कैपेसिटी, बिहेवियर फंक्शन के बारे में। ये हमें करंट पिक्चर का आइडिया हो जाता है थ्रू साइको सोशल असेसमेंट। एक बेस लाइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जिससे हम प्रोग्रेस को एवेलुएट कर सकते हैं और प्लान ऑफ केयर को डेवलप करने में हमें आसानी होती है। फैक्टर्स की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूचेस के पास पेपर में आया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो असेसमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है क्लाइंट की पार्टिसिपेशन या फीडबैक। क्लाइंट कितना पार्टिसिपेट कर, अगर आपका क्लाइंट ही विलिंग नहीं है या वो एबल ही नहीं है कि प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, तो आपकी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो इनकम्प्लीट हो सकती है या वेग हो सकता है। जैसे अगर आपके पास पेशेंट डिप्रेशन के साथ, उसमें तो इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो आपके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आंसर कर सके, जिसकी वजह से आपकी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो इनकम्प्लीट हो सकती है या वेग हो सकती है। या आपके पेशेंट को कोई जो है वो साइकोटिक इशू है, कोई थॉट प्रोसेस में उसके कोई इशू है, या एबनॉर्मल कोई थॉट प्रोसेस है, या उसका अटेंशन स्पैन जो है वो कम है ड्यू टू जो है वो एनी कॉग्निटिव जो है वो डेफिसिट की वजह से उसकी कॉग्निशन इम्पेयर है, तो उन सब में पेशेंट क्या होगा कि आपके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जब आपके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो इनकम्प्लीट हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट से डील करने के लिए आपने उससे सेवरल कांटेक्ट करने हैं। अगर जैसे उसका अटेंशन स्पैन कम है तो आप थोड़ी थोड़ी इंटरवल में उससे डाटा कलेक्ट करो, ताकि जितनी देर वो अटेंशन दे आपको अप्रोप्रिएट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फिर सेकंड आ जाता है क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस, कि क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर क्लाइंट हेल्दी है, पेन फ्री है, टायर्ड नहीं है, एंशियस नहीं है, तो आपको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर पेशेंट एंशियस है, टायर्ड है या उसको कोई पेन वह है, तो आपको का उससे डाटा लेना या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि पेशेंट पेन में होगा या अगर एंशियस होगा तो वो आपको एग्जैक्ट या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए या ये फैक्टर जो है वो आपकी असेसमेंट पे अफेक्ट ना करे, इसके लिए जरूरी है कि आप पेशेंट अगर एंशियस है तो आप उसको कहोगे पहले प्रॉपर रेस्ट ले, अगर पेन है तो उसकी पेन को मिनिमाइज करोगे, उसको रिलैक्स करोगे, देन आप असेसमेंट कंटिन्यू करोगे, ताकि आपके पास जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए।
नेक्स्ट जो स्टेप फैक्टर आ जाता है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस आ जाता है। क्लाइंट का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर सेटअप के साथ वो कैसा है, उसका कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं है हेल्थ केयर सेटअप के बारे में। यानी अगर पेशेंट जो है वो ट्रस्ट ही नहीं करता हेल्थ केयर सेटअप पे या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि जो है अभी भी मुझे कोई केयर नहीं मिलेगी, जस्ट जो है वो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा, या तो सिम्टम को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देगा टाइम पास के लिए, या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि नर्स और पेशेंट के दिमाग एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो, ताकि पेशेंट आप पे ट्रस्ट करे, उसको जो है जितनी भी उसकी मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए, और जो है वो इजीली आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद फोर्थ आ जाता है आपका फैक्टर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्लाइंट के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की या नर्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको इजीली जो है वो रीड करना आता है, या वो प्रॉपर तरीके से हेयर कर सकता है। अगर क्लाइंट के अंदर एबिलिटी नहीं है हेयर करने की, उसको कोई हेयरिंग डेफिसिट है, तो आप कुछ जो कुछ बोल रहे होगे उसको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देगा। जब सुनाई नहीं देगा तो आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन देगा अकॉर्डिंग टू उसको जो उसको सुनाई दिया। या अगर आप फॉर एग्जांपल उससे कोई जो है वो क्वेश्चन फिल करवा रहे हो और वो प्रॉपर तरीके से उसको रीड आउट ही नहीं कर सकता, तो वो फिर एवं जो है वो रैंडमली उस पर टिक शिक लगाएगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर तरीके से उसको रीड नहीं कर पाता। तो ये एक अफेक्ट कर सकता है आपकी असेसमेंट फाइंडिंग को, अगर वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रीड आउट नहीं कर पाता। फिर कितनी वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो पेशेंट उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर, तो उस केस में भी जो है वो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिफोर कलेक्टिंग द डाटा या बिफोर असेसमेंट ये ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि इधर पेशेंट के अंदर की जो एबिलिटी है हेयर करने की, रीड करने की या अंडरस्टैंड करने की लैंग्वेज को, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो पहले उस लैंग्वेज को यूज़ करते हो जिसमें पेशेंट इजीली आपकी बात को समझ सके, ताकि जो है वो आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है नर्स एटीट्यूड एंड अप्रोच, कि नर्स का एटीट्यूड पेशेंट की तरफ क्या है, वो किस तरीके से कौन सी अप्रोच यूज़ कर रही है पेशेंट को अप्रोच करने के लिए। अगर नर्स जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रही है और हरी हरी में है कि बस जल्दी जल्दी असेसमेंट जो है वो मेरी कंप्लीट हो, तो उससे भी पेशेंट को फील होगा कि शायद मुझे प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दी जा रही है, मुझे सुना नहीं जा रहा, सिर्फ जस्ट जो है वो पेपर वर्क किया जा रहा है। तो पेशेंट आपको जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन देगा, जो डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन है वो ओमिट कर देगा। फिर सेकेंडली, अगर आपको पेशेंट को ये लगेगा कि जो नर्स का एटीट्यूड है वो टूवर्ड्स मी नॉन एक्सेप्टिंग है या डिफेंसिव है या जजमेंटल है, वो जज कर रही है मेरे छोटे छोटे एक्शन को, और तो उसके अकॉर्डिंग टू अगर नर्स जो है वो किसी रिएक्शन का शो करती है टूवर्ड पेशेंट, तो उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट आया तो आपने पेशेंट को देख के अपने जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई चेंज आया, या आपने डिसलाइकनेस का शो किया, या आपकी वॉइस में जो है वो कोई चेंज आया जिसको पेशेंट ने समझा है कि जो है वो कि जजमेंटल हो रही है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है नर्स, तो उस केस में भी पेशेंट आपको अपनी जो है वो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर आपसे करेगा। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ का या कोई डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, तो वो पेशेंट आपको उसके साथ जब वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा, उसको लगेगा कि आप उसको नॉन एक्सेप्टिंग आपका बिहेवियर है उसके लिए, तो पेशेंट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नर्स को पता हो कि उसकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं, उसके अपने रिस्पॉन्सेज क्या हैं, पेशेंट को देख के जो है वो उसका एटीट्यूड कैसा होता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो पेशेंट को जो है वो डील कर सके। अगर उसको लगता है कि उसके अंदर अपनी शॉर्ट कमिंग है, वो पेशेंट को देखे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो कोई ऐसा रिएक्शन शो कर देती है जो पेशेंट के को फील होगा कि वो जजमेंटल हो रही है, तो उन सारी चीज़ों पे पहले नर्स ने खुद काम करना है और उसके बाद जो है वो उसने असेसमेंट करनी है, ताकि जो है वो एक अप्रोप्रिएट जो है वो असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो कलेक्ट की जा सके। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हो। इसमें 3 चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, एनवायरनमेंट, आप फैमिली या फ्रेंड से क्या इनपुट ले रहे हो, या आपने क्वेश्चन को कैसे फ्रेज करना है। इन 3 पैरामीटर्स का आप ध्यान रखते हो। एनवायरनमेंट में आपने मेक श्योर करना है आपकी इन्वायरमेंट कंफर्टेबल हो, प्राइवेट हो, क्लाइंट और नर्स दोनों के लिए सेफ हो, क्योंकि आपके पास जो मेंटली सिक पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, तो उस केस में इन्वायरमेंट सेफ होनी चाहिए, ताकि ना तो पेशेंट को कोई हार्म हो, ना ही जो है वो क्लाइंट को कोई जो है वो हार्म हो। फिर जितनी मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन है आप उसको जो है वो कम से कम करते हो, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये ना हो कि पेशेंट क्लाइंट जब आपको डाटा बता रहा है तो उन डिस्ट्रैक्शन की वजह डिस्ट्रैक्ट होकर वो कहीं और चला जाए और आपको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ना दे। डिस्ट्रैक्शन को आपने मिनिमाइज़ करना है। इन्वायरमेंट जो है वो क्वाइट होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से एक्टिव लिसनिंग हो सके, आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सुन सको। जो इन्वायरमेंट है वो
इस तरह होना चाहिए कि पेशेंट को फील हो कि उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, उसको फील हो कि कोई और उसको सुन नहीं रहा, जो वो बता रहा है वो सिर्फ उसके दरमियान और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दरमियान ही है। इसके अलावा जब डाटा कलेक्ट करना है तो आपने जो है या इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो मेक श्योर करना है कि जो आपकी इन्वायरमेंट है वो किसी आइसोलेटेड लोकेशन में नहीं होनी चाहिए, यानी इंटरव्यू की जगह कोई आइसोलेटेड लोकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आइसोलेटेड लोकेशन होगी और ऑल ऑफ सडन पेशेंट इम्पल्सिव हो गया या आपके पास जो है वो अग्रेसिव हो गया तो आपके पास खुद को सेव करने के लिए जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो खुद को सेव करने के लिए जो है वो आप मतलब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए इन्वायरमेंट कि आप खुद को सेव कर सको या किसी को हेल्प के लिए जो है वो कॉल कर सको। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप जो है वो किस तरीके से आप फैमिली और फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। अब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप पेशेंट से कलेक्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने को के लिए आपको फ्रेंड एंड फैमिली से पूछना पड़ता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो है वो पेशेंट की बिहेवियर या इमोशनल स्टेट के बारे में उनकी क्या परसेप्शन है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड कंफर्टेबल नहीं होते आपको इन द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि वो शायद ड्यू टू पेशेंट जो है वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दें या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे, तो उस केस में आप सेपरेटली जो है उनसे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, सेपरेटली उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। या आपने मेक श्योर करना है, बहुत सारे क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं करते या डिसलाइक करते हैं कि उनके बाकी किसी और से जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली जाए, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने फैमिली के प्रेजेंस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, कुछ होते हैं वो नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों को देख के आपने उसके अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू कंडक्ट करना है। क्वेश्चन को कैसे फ्रेज करना है, साइको सोशल असेसमेंट में याद रखना है कि जब भी आपने क्वेश्चनिंग स्टार्ट करनी है तो आपके क्वेश्चन ओपन एंडेड होने चाहिए, जिससे जो है वो पेशेंट कंफर्टेबल हो, ईजीली जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। आप ईजीली जो है वो पेशेंट के बारे में जो है उसकी सिचुएशन को ईजीली जो है वो या उसकी परसेप्शन के बारे में आपको ईजीली जो है वो आइडिया हो सके। अब जैसे कि नीचे क्वेश्चन की एग्जांपल दी है, व्हाट ब्रिंग यू हियर टुडे, क्या चीज़ आपको यहाँ पे लाई, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। टेल मी व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग टू यू, आपके साथ क्या हो रहा है, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये आप पूछोगे पेशेंट है। हाउ कैन वी हेल्प यू, हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल दिए ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो आप पेशेंट से पूछ सकते हो। इससे जो है वो आपको एक तो पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करता है और इजीली जो है वो आप पेशेंट के बिहेवियर के बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में जो है वो इजीली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते या अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर आपने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं। मेक श्योर करना है कि जो आप क्वेश्चन पूछो वो क्लियर हो, सिंपल और फोकस हो किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर पे या सिम्टम पे, ताकि पेशेंट के लिए जवाब देना जो है वो या क्लाइंट के लिए जवाब देना जो है वो आसान हो। क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन का या ढेर सारे प्रॉब्लम्स का पेशेंट जो है वो एक साथ जो है ये ढेर सारी चीज़ों को एक एट अ टाइम जो है वो पेशेंट एक साथ रिमेंबर नहीं कर सकता ये क्लाइंट। अब जिन आगे आपको कुछ एग्जांपल बताई हैं फोकस क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। अब एक फोकस क्वेश्चन एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या एक बिहेवियर के बारे में जो है वो पूछा गया। इसी तरह आपके पास ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हाउ वेल हैव यू बीन स्लीपिंग, हाउ मेनी मील अ डे डू यू ईट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है फोकस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपने जो है वो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका जो टोन है वॉइस की वो नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो भी होना चाहिए जैसे पेशेंट को जो है वो लगे कि आप जो है वो उसके साथ ऑनेस्ट हो, उसके साथ सिंसेयर हो और उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो, ताकि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ईजिली सीक आउट कर सको। जैसे अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में, सेक्शुअल बिहेवियर के बारे में, अब्यूज़ या वायलेंस के बारे में, या चाइल्ड बेयरिंग प्रैक्टिस, ये सारे जो सेंसिटिव इशूज़ हैं, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन सारे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड आप इजीली ले सको। तो जितनी ज़्यादा आपकी वॉइस नॉन जजमेंटल होगी, आपका बिहेवियर टूवर्ड पेशेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आप उससे इन्फॉर्मेशन ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। अब जैसे नीचे एग्जांपल बताइए है कि जब आपने क्वेश्चन पेशेंट से पूछना फॉर एग्जांपल उसके पेरेंटिंग स्टाइल के बजाय में, तो बजाय आप डायरेक्ट हो जाओ कि हाउ ऑफन डू यू फिजिकली पनिश योर चाइल्ड, कि आप कितनी दफ़ा अपने बच्चे को पनिश करते हो, तो बजाय ये क्वेश्चन पूछने के आप उससे पूछोगे व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन डू यू यूज़, आप किस तरह का डिसिप्लिन यूज़ करते हो। वो आपको फिर आगे खुद ही बता देगा कि इधर उसका डिसिप्लिन जो है वो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, निगलेक्टफुल है, या किस तरह का है। पेरेंटिंग स्टाइल आपने पढ़े हैं ना 4, तो उस हिसाब से जो है वो आप उससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेते हो कि व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन डू यू यूज़।
फर्स्ट अब क्वेश्चन थे जो है वो अगर आप पूछते हो तो उससे आपको एक ऑनेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इसी तरह अगर आप सेकंड पूछोगे तो ऑलरेडी आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, तो पेशेंट को लगेगा शायद ऑलरेडी मेरे बारे में जजमेंट की जा रही है कि मैं शायद अपने बच्चे को पनिश करता हूँ, हार्म पहुँचाता हूँ, तो उस केस में जो है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ कंपोनेंट बताएं साइको सोशल असेसमेंट के, इंपॉर्टेंट है आपके यूएचएस के पास पेपर में जो है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 9 कंपोनेंट बताया, हिस्ट्री, जनरल अपीयरेंस एंड मोटर बिहेवियर, मूड एंड अफेक्ट, थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट, सेंसोरियम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जजमेंट इनसाइट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल रिलेशनशिप, फिजियोलॉजिकल एंड सेल्फ केयर कंसर्न। अब इनकी ये सारी डिटेल बताइए। हिस्ट्री में आप पेशेंट की एज के बारे में पूछ लेते हो, उसकी कल्चरल कंसिडरेशन, डेवलपमेंटल स्टेज, बिलीफ, प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह का पूछ लेते हो। इसी तरह जो है वो आगे आपको ये सारी जो है वो चीज़ें बताई हैं। अब एज में जो है वो आप पेशेंट की क्रोनोलॉजिकल और डेवलपमेंटल एज दोनों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हो। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टू है, और डेवलपमेंटल वो एज के पेशेंट इमोशनली, फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली कितना डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग टू। अब हो सकता है एक बच्चा जो है वो वैसे 5 ईयर का हो, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 5 ईयर हो, लेकिन अगर डेवलपमेंटल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट 2 साल का हो या 3 साल का हो। तो आपने जो है क्रोनोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल एज दोनों को आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग हिस्ट्री। जनरल असेसमेंट एंड मोटर बिहेवियर में आपने पेशेंट की हाइजीन एंड ग्रूमिंग देख लेनी है कि पेशेंट ने अपनी हाइजीन का कितना क्या रखना है, उसकी ग्रूमिंग कैसी है, क्योंकि आगे आप देखोगे बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहते हैं जिसमें पर्सन की ग्रूमिंग को देख के या उसकी ड्रेसिंग को देख के आइडिया हो जाता है कि पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी एक अप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी है या वो किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इतना बहुत सारे ऐसे आपके पास डिसऑर्डर हैं जिसमें सेल्फ केयर डेफिसिट होता है, पेशेंट अपना क्लाइंट जो है वो अपनी हेल्थ का प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखता, जैसे कि स्कीजोफ्रीनिया एक थॉट डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को सेल्फ केयर डेफिसिट होता है, जिसमें अपनी वो बेसिक जो सेल्फ केयर की बेसिक सेल्फ केयर की जो 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 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, जो जो आपके लोग प्रैक्टिस हैं वो पेशेंट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करता। पोस्चर उसका देख लेना। अब एक डिप्रेसिव पेशेंट है उसका पोस्चर कुछ होगा, एक नॉर्मल जो एक पर्सन है उसका पोस्चर के एक डिफरेंट होगा, तो उससे आप असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो अपना डाटा असेस कर सकते हो। आई कांटेक्ट कैसा है, अब पेशेंट जब जो है वो फ्रेश होगा, एक्टिव होगा, तो उसका आई कांटेक्ट कुछ और होगा। इतना अगर पेशेंट डिप्रेसिव है तो उसका आई कांटेक्ट कुछ और होगा। इस तरह अगर पेशेंट मेनिया में, जिसमें पेशेंट जरूरत से ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड होता है, तो उस दौरान उसका आई कांटेक्ट जो है वो कुछ और होगा। उसकी आंखों में जो है वो आपको एक शार्पनेस नज़र आएगी, एक ब्राइट आईज उसकी जो है वो नज़र आएंगी, क्योंकि जब पेशेंट मेनिया होता है ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड हुआ होता है, वो कहते हैं हाँ जी अब मैं सब कुछ करने को जो है वो तैयार हूँ, क्योंकि उस वक्त हाइपर एक्साइटेड स्टेट में वो होता है। इतना पेशेंट की कोई अनयूजुअल मूवमेंट्स या मैनरिज्म तो नहीं है, आपने वो आइडेंटिफाई कर लेना है। उसकी स्पीच पैटर्न क्या है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, उससे जो है वो आपको उसके जो है वो पर्टिकुलर जो है वो उसके प्रॉब्लम के बारे में आइडिया हो जाएगा। जैसे कि जनरल अपीयरेंस एंड मोटर बिहेवियर में आप ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको बताइए। ऑटोमेटिज्म, पेशेंट की कोई रिपीटेड पर्पसलेस बिहेवियर तो नहीं है, जैसे पेशेंट बार बार अपनी फिंगर्स को तो नहीं टैप कर रहा, अपने हेयर्स को तो ट्विस्ट नहीं कर रहा, ये फुट को बार बार टैप तो नहीं कर रहा, तो ये कुछ रिपीटेड पर्पसलेस बिहेवियर जो इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट हो सकता है एंजाइटी में। जैसे कुछ लोगों को अपने नेल्स को जो है वो बाइट करने की आदत होती है, तो ये एक बिहेवियर जो शो कर सकता है कि पेशेंट किसी डीप थिंकिंग में या हो सकता है उसको कोई एंजाइटी वगैरह है। साइकोमोटर रिटार्डेशन में आ जाता है कि ओवरऑल जो मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक एबनॉर्मल पोस्चर को या एक पोजीशन को, एक ऑकवर्ड पोजीशन को एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो पेशेंट जो है वो उसको मेंटेन करके जो है वो रखा होता है। इवन वो अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड पोजीशन होती है बट स्टिल पेशेंट जो है वो उसको मेंटेन करके रखा होता है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में नॉर्मली जो है वो ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास मूड एंड इफेक्ट आ जाता है। मूड एंड इफेक्ट में आ जाता है मूड मीन कि आप किस तरीके से आपकी जो है परवेसिव एंडोरिंग इमोशनल स्टेट क्या है। अफेक्ट में आता है कि आप वो इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस कैसे करते हो। ये आपके पास 5 किस्म के जो है वो इफेक्ट्स बताएं। ब्लंट में क्या होता है कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत ही स्लो होते हैं या बहुत कम होते हैं। ब्रॉड में आप फुल रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन को शो करते हो। फ्लैट में कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते। इनअप्रोप्रिएट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके इनअप्रोप्रिएट होते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक के जो जिस सिचुएशन में जो भी इमोशन शो नहीं करनी होती है वो उसमें करते हैं। जैसे वो अगर किसी की डेथ पे गए तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से कहके लगाना शुरू कर देंगे। इतना किसी की खुशी की फंक्शन उसमें खुशी की इवेंट में गए हैं, जैसे किसी की मैरिज वायर में, तो वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देंगे। रिस्ट्रिक्टेड इफेक्ट में आता है कि पर्सन कोई एक टाइप का एक्सप्रेशन शो करता है, ज़्यादातर या तो सीरियस रहता है, सोबर रहता है, तो अपनी इमोशन को बहुत ज़्यादा उसने रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइप का जो उसने सिर्फ एक्सप्रेशन को शो करना है। लेबाइल नेक्स्ट टर्म बताइए। लेबाइल मीन होती है जिसमें
रैपिडली चेंज होता रहता है बिहेवियर। बहुत सारे आगे आप डिसऑर्डर ऐसे पढ़ोगे जिसमें इमोशन काफ़ी लेबाइल होती हैं, चेंज होती रहनी है। अभी पेशेंट का मूड अगर डिप्रेस है तो कुछ देर के बाद वो यूफोरिया में चला जाएगा। अभी जो है वो अगर यूफोरिया में तो कुछ देर के बाद पेशेंट रोना शुरू कर देगा। तो यूँ मूड में जो है वो चेंज आता रहता है। नेक्स्ट आपके पास आता है थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट। थॉट प्रोसेस में आता है कि पर्सन सोचता कैसे है, एंड थॉट कंटेंट में आता है कि उसकी सोचों के अंदर है क्या एक्चुअल में। अब इसमें सबसे पहले एक आता है सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग। सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग में वो थिंकिंग होती है कि इसमें अगर आप पेशेंट से कुछ पूछते हो तो वो क्या होगा, इधर उधर के आपको आंसर देता रहेगा। जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन आफ्टर गिविंग एक्सेसिवली अननेसेसरी डिटेल देने के बाद जो एक्चुअल पॉइंट आपने या जो एक्चुअल बात आपने उससे पूछी है वो आपको बताएगा। डिल्यूजन में फिक्स फॉल्स बिलीफ होते हैं जिसमें उसके बिलीफ फॉल्स हो जाते हैं, जो रियलिटी पे बेस नहीं होते। जैसे पर्सन को लगेगा कि फूड के अंदर किसी ने कोई जहर मिला दिया है, कोई दूसरे उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। एग्जाम्पल है डिल्यूजन की। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या होता है कि पेशेंट के जो आइडियाज़ होते हैं वो अनरिलेटेड होते हैं और फ्रेगमेंटेड होते हैं। यानी अभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया चला है, थोड़ी देर के बाद जो है वो कुछ आइडिया चलेगा। आइडिया और प्रेफरेंस में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो को जो एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको इनएक्यूरेटली इंटरप्रेट करते हैं। इसको लगता है बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग उसके लिए। जैसे इमरान खान ने अगर कोई स्पीच की है तो यकीनन इमरान खान ने उसके बारे में कोई ना कोई मैसेज दिया, या टीवी में अगर कोई बात कर रहा है तो उसके ही बारे में जो है उसको ही इनडायरेक्टली कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा है। लूज एसोसिएशन में क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट की जो थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज हुई होती है। वो कभी एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करते हैं और दो आइडियाज़ के दिमाग कनेक्शन होते हैं। यानी अभी वो कह रहा है कि चलो आओ जो है घूमने चलते हैं, अगले ही लम्हे कहते हैं नहीं कुछ खा लेते हैं या कुछ। तो जो उनके माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। टेंजेंशियल थिंकिंग और सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग, इन दोनों में फ़र्क ये है कि सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग में अगर आपने कुछ पेशेंट से पूछना है तो वो थिंक करके जो है वो अल्टीमेटली आपको आंसर बता देगा, लेकिन टेंजेंशियल थिंकिंग में वो इधर उधर घूमता रहेगा, आपको एक्यूरेट या जो आपने इन्फॉर्मेशन पूछी है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। थॉट ब्लॉकिंग में क्या होता है कि इसमें पेशेंट की जो है वो एकदम बोलते बोलते बीच में रुक जाएगा, उसको लगेगा उसकी सोचें जो है वो रुक गई हैं, या वो प्रॉपर तरीके से जो आइडिया वो बता रहा था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में एक डिल्यूशनल ये बिलीफ है जिसमें जो है वो पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को ये लगता है कि दूसरे उसको सुन सकते हैं या दूसरों को पता चल रहा है कि वो इस टाइम क्या सोच हैं। थॉट इंसर्शन ये भी एक डिल्यूशनल बिलीफ है जिसमें क्लाइंट को ये लगता है कि कोई उसके दिमाग के अंदर चीज़ें डाल रहा है, आइडियाज़ डाल रहा है। थॉट विड्रॉल में जो है ये भी एक डिल्यूशनल बिलीफ है जिसमें क्लाइंट को ये लगता है कि कोई उसकी सोचों को लेके जा रहा है, या वो जो कुछ सोच रहा है वो दूसरे उसको जो है उसके दिमाग से निकाल के ले जा रहे हैं, वो पावरलेस और उसको स्टॉप नहीं कर रहे। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, जो एक थॉट डिसऑर्डर है, जो आगे हम जो है वो इन डिटेल में देखेंगे। वर्ड सलाद, इसमें पेशेंट को क्या होता है, जो वर्ड्स बोला होता है अनकनेक्टेड, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। जितना घर में सलाद बनाया जाता है ना, डिफरेंट वेजिटेबल्स को कलेक्ट करके बनाते हो, इसी तरह इसमें भी पेशेंट डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करके जो है वो बोल होता है जिनका आपस में या लिसनर को उसका कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेंसोरियम एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जिसमें आप पेशेंट की ओरिएंटेशन देखते हो कि पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन के लिए ओरिएंटेड है या नहीं, उसको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आप उसकी मेमोरी को असेस करते हो, रीसेंट मेमोरी को आप उसकी असेस कर लेते हो, एपिथेटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, आप उसकी जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है वो असेस करते हो, जिसमें आप उससे डिफरेंट जो है वो चीज़ें पूछ के आप उसकी मेमोरी का आइडिया जो है वो लगा लेते हो। सेंसोरियम एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में जब आप पेशेंट की ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई करते हो तो कि वो टाइम प्लेस पर्सन के लिए ओरिएंटेड है या नहीं, तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड करते हो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ओरिएंटेड मल्टीप्लाई 3। अगर वो किसी एक पैरामीटर में है, जैसे सिर्फ पर्सन के लिए आता है तो आप ओरिएंटेड मल्टीप्लाई 1 लिख दो, अगर 2 में है तो 2 में लिख दो, तीनों में है तो मल्टीप्लाई 3 लिख दो, और अगर पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है तो आप लिखोगे कि पेशेंट इज डिसोरिएंटेड। फिर इसमें दो तरह की थिंकिंग आ जाती है, एक कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग वो होती है जो सुपरफिशियल हो, थिंकिंग ऑन द सरफेस, सुपरफिशियल चीज़ों को आप देखते हो, थिंक करते हो, उसकी गहराई में नहीं जाते। जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है थिंकिंग इन डेप्थ। जैसे एक आपके पास प्रोवर्ब है, अब प्रोवर्ब की सुपरफिशियल मीन कुछ और होगा और इन डेप्थ मीन जो है वो कुछ होगा। जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, अब अगर आप इसका लफ्जी मीनिंग देखो, कॉन्क्रीटली इस पर थिंक करो तो आप कहोगे कि आसमान से कोई चीज़ आई हो दरख्त में फंस गई। लेकिन अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देखो तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट एक प्रॉब्लम से निकल के, एक पर्सन जो है वो एक प्रॉब्लम से निकला तो दूसरे प्रॉब्लम में फंस गया। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जजमेंट एंड इनसाइट। जजमेंट एंड आप इनसाइट में जो है वो आपने पेशेंट की जजमेंट देखना है। जजमेंट मीन कि वो इन्वायरमेंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। इनसाइट मीन कि पेशेंट के अंदर कितनी एबिलिटी है कि किस तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड करता है, अपनी करंट सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड करता है।
नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है कि आपके पास जजमेंट एंड इनसाइट। जजमेंट की बात कर रहे थे, जैसे कि पेशेंट किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के या सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है। एग्जांपल नीचे बताई है पुअर जजमेंट की, कि अगर पेशेंट के पास जो है वो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ की मनी नहीं है, लेकिन वो इधर उधर आइटम पे जो है यूजलेस आइटम पे मनी को एक्सपेंड करे, तो एक पुअर जजमेंट की एग्जाम्पल बताई हुई है। इनसाइट के कितने अच्छे तरीके से वो एक सिचुएशन को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितने तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है उस एबिलिटी को, या कितने अच्छे तरीके से एक सिचुएशन को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उस एबिलिटी को कहते हैं इनसाइट। जैसे एग्जांपल बताइए पुअर इनसाइट की, कि वो जो है वो अपने बिहेवियर के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहा है कि इट्स माय वाइफ फॉल्ट, कि इसकी वजह से मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या उसके साथ झगड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट नहीं। तो ये एग्जांपल आपको बात बताई हुई है पुअर इनसाइट की। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट में कि उसका अपने बारे में क्या व्यू है, अपनी पर्सनल वर्थ के लिए, पर्सनल वर्थ या डिग्निटी के लिए आते उसके अपने बारे में क्या व्यू है। इसमें जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या नर्स पेशेंट से जो है वो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के को असेस करेगी, उससे ये पूछ के कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करे, उसके अंदर जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको वो लाइक कर, क्लाइंट जो है वो लाइक करता है, ही या शी लाइक्स, एंड व्हाट ही और शी वुड चेंज, और किस तरीके से वो उनको चेंज करता है। तो यूँ आपको पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो है वो आइडिया हो सकता है। जैसे आप उसका व्यू सेल्फ के बारे में पूछ सकते हो, उसे कहोगे खुद को डिस्क्राइब करो या अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को बताओ। नेक्स्ट आता है रोल एंड रिलेशनशिप, जिसमें आप उसके करंट रोल पूछ लोगे, रोल्स के साथ वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसके रिलेशनशिप क्या है वो आपने पूछ लेना है, उसके बारे में आप पूछ लेते हो। उसके साथ साथ फिर आप अगर पेशेंट से पूछते हो कि रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से कहीं उसको सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आती। अगर पेशेंट को कोई सुसाइडल थॉट्स आती हैं तो आपने सुसाइड या हार्म टूवर्ड्स अदर उसकी भी आपने असेसमेंट करनी है, जिसके लिए आपको नीचे कुछ क्वेश्चन बताए हैं। सुसाइडल असेसमेंट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूएचएस के पास पेपर में आ सकते हैं। आइडिएशन में आप उसे पूछोगे कि आपको कोई सोचें आ रही, आर यू थिंकिंग, खुद को मारने के आप बारे में सोच रहे हो, प्लान में आपका प्लान क्या, किस तरीके से आप खुद को किल करना चाहते हो, कौन सा मेथड यूज़ करोगे, एसेस क्या क्या चीज़ें आपकी रीच में है जिनको आप यूज़ करके जो है वो अपना ये प्लान कैरी आउट करोगे, वेयर कब कहाँ करोगे, व्हेन कब आपका प्लान है खुद को किल करने का, या कौन सी टाइमिंग, डे टाइम यूज़ करोगे, नाइट टाइम यूज़ करोगे, कौन। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट अगर सुसाइडल अटैम्प्ट करने जा रहा है तो वो उसका क्या क्या प्लान है, जिसके अकॉर्डिंग टू फिर आप इंटरवेंशन करके पेशेंट को सेव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। पीछे हमने बात की थी साइको सोशल असेसमेंट की, तो साइको सोशल असेसमेंट बेसिकली ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू परफॉर्म की जाती है। ये एग्ज़ाम परफॉर्म करके हम पेशेंट की साइको सोशल असेसमेंट करते हैं। जितने भी आपके पास साइकेट्रिस्ट हैं, थेरेपिस्ट है, क्लिनिशियन है, वो सब जो है वो ये मेंटल स्टेटस एग्जाम यूज़ करते हैं और पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। जिसमें आप पेशेंट का ओरिएंटेशन स्टेटस देखते हो, उसके अंदर कितनी उसकी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट थिंकिंग को आइडेंटिफाई करते हो बाय इंटरप्रेटिंग द प्रोवर्ब, उसकी जो है मेमोरी को असेस करते हो, डिफरेंट मैथ्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करवा के मेमोराइजेशन उसकी देखते हो, उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का नेम कहते हो कोई लेके आपको बताए, उससे आपको उसकी जो है वो आइडिया हो जाता है। फिर वो किस तरीके से छोटी कमांड को फॉलो करता है, उससे आपको उसकी जजमेंट वगैरह का आइडिया हो जाता है। या उसको कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से कोई सिंपल ड्राइंग करिए, राइट डाउन करके देखे, तो उससे भी आपको उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का जो है वो आइडिया हो जाता है। जितना ज़्यादा पर्सन इन टास्क को कम परफॉर्म कर सकता है, इसका मतलब उतना ज़्यादा उसको कॉग्निटिव डेफिसिट है। ये कुछ आपको शॉर्ट सा एक ब्रीफ मेंटल स्टेटस एग्जाम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इससे आप पेशेंट का जनरल अपीयरेंस और मोटर बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मूड के बारे में, कॉग्निशन के बारे में, उसकी परसेप्शन के बारे में, थॉट, बिहेवियर, इंसाइट एंड जजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट करते हो। फिर नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये आपके कुछ पास पेपर में इसका छोटा सा जो है वो एक दो क्वेश्चन इसके आए हैं, आप देख लो। जैसे साइको सोशल असेसमेंट में है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके डाटा कलेक्ट करते हैं, इसी तरह ये कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इनको परफॉर्म करके भी जो है वो हम पेशेंट को डाटा जो है वो असेस करते हैं। जैसे कि इन टेस्ट के थ्रू आप पेशेंट की डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं, जैसे उसका एप्टीट्यूड वगैरह डिफरेंट फील्ड में, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं, जैसे उसकी मेमोरी या स्पेशल रिकॉग्निशन के कितना वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेस कितनी है, वो सारी चीज़ें, या उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी की ट्रेड्स, वो आप थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे ये दो तरह के टेस्ट के एग्जाम्पल बताइए, एक इंटेलिजेंट टेस्ट और दूसरे पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आप यूज़ करते हो पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को एवेलुएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आप यूज़ करते हो पेशेंट के जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे उसका अपने बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, अपनी वो इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है। रियलिटी टेस्टिंग कि अगर एक सिचुएशन को कैसे जो है वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो एक सिचुएशन को किस तरीके से जो है वो असेस करता है।
कि एक्चुअल में क्या है, रियलिटी में जो है वो क्या है, और मेजर डिफेंसिव अपनी एंजाइटीज़ को, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल जो है वो कैसे करता है। तो ये सारी ट्रेड्स का जो है वो आप आइडिया लगा लेते हो थ्रू पर्सनालिटी टेस्ट। आगे आपके पास दो तरह के पर्सनालिटी टेस्ट बताएं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले आपके पास टेस्ट होते हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसमें कोई एमसीक्यूज या ट्रू एंड फॉल्स नहीं होते, बल्कि इसमें पेशेंट को जो है वो ये आप नॉर्मली टेस्ट जो है थ्रू इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हो, और इसमें जो है पेशेंट को कोई पिक्चर दिखाई जा सकती है या कोई सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसको पेशेंट को कहा जाता है कि आप ये कंप्लीट करो। आगे ये कुछ एग्जांपल बताई है ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, जिसमें ये मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। आप अभी सिर्फ इनके नेम याद कर लो, क्योंकि इतनी इन डिटेल आपको इस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। तो जस्ट नेम याद कर लो कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट के नाम बताएं, तो आप जस्ट नाम जो है वो राइट डाउन, इसकी डिटेल आपको भी ज़रूरी नहीं है। साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग इन्वेंटरीज में भी आप पेशेंट की मेंटल हेल्थ को एवेलुएट करने के लिए जो है वो ये आप स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हो। बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये टेस्ट यूज़ करते हो। मिल्टन जो है क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री, ये भी आप पर्सनालिटी पेशेंट की डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करते हो। प्रोजेक्टिव मेजर और पर्सनालिटी टेस्ट में ये तीन तरह के टेस्ट की एग्जांपल बताइए, जिसमें मैं आपको बताया था कि एमसीक्यू बेस्ड नहीं होते। पीछे वाले एमसीक्यू बेस्ड या ट्रू एंड फॉल्स होंगे, जबकि इसमें एमसीक्यू नहीं होंगे। जो आपके पास आता है रोचर्ड जो है वो टेस्ट, इसमें बेसिकली 10 कार्ड्स यूज़ किए होते हैं इंक बोर्ड, जैसे वो स्याही वाले ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें नहीं होती थी जैसे इमेजेस होते थे, इसी तरह ये ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के कुछ कार्ड्स होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं और पेशेंट से पूछा जाता है कि इसके बारे में जो है वो अपनी परसेप्शन बताए कि इसमें जो है वो क्या बताया जा रहा है या क्या चीज़ दिखाई जा रही है, वो आप उससे जो है वो उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो थ्रू इंटरव्यू। थीमेटिक एप्रिसिएशन ए परसेप्शन टेस्ट में जो है वो पेशेंट को 20 कार्ड दिखाया जाता है जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स होती है। उसको कहा जाता है इन कार्ड्स को देख के आपने कोई स्टोरी बतानी है कि आपको इन पिक्चर से देख के क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। उससे आपको पेशेंट की परसेप्शन का आइडिया हो जाता है, उसकी मूड्स का या किस तरह के रिलेशनशिप है या कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में पेशेंट को जो है वो एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिसको में उसको कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को। जैसे मोस्ट पीपल के डैश आगे लिखा होगा आई ऑफन विश। अब जो पर्सन जो है हैप्पी रहना चाहता है वो आगे लिखेगा आई ऑफन विश टू स्टे हैप्पी। जो सैड रहना चाहता है वो सैड लिखेगा। तो जो जो उसकी विश होगी या जो करना चाहेगा उसके अकॉर्डिंग टू वो सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। तो यूँ आपको उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाएगा। या व्हेन आई वाज यंग। इसके साथ आपका जो है वो साइको सोशल असेसमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा।